तो तीन टर्मिनोलॉजी होता है जी, एम्ब्रियो, फीटस और न्यूनेट। कब कहेंगे कि एम्ब्रियो है? तो जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ठीक है, ये जब मिलता है तो मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? निषेचन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमारे पास आ जाता है क्या चीज? जाइगोट। ठीक है। ये जाइगोट जब यूट्राइन वाल्व पे यहाँ में स्पर्म ओवम के साथ मिला, जाइगोट बना और आके इस दीवार पे जब अटैच होता है उस स्टेज को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब क्या होता है हिंदी में? भ्रूण। तो यहाँ से लेके और 12 हफ्ते तक, यहाँ तक भी 12 वीक तक एम्ब्रियो कहा जाता है। और 12 वीक से आगे फीटस। ठीक है। और जब ये फीटस बाहर निकल जाता है, नॉर्मल डिलीवरी चाहे जैसे भी ऑपरेशन करके, जब ये पतलानी से बाहर आ गया तो क्या कहलाएगा? न्यूनेट कहलाएगा। कितना दिन तक? अप टू 1 month। ठीक है। और 1 month से लेके सॉरी 6 month हम लोग क्या कहते हैं इसको? इन्फेंट। ठीक है। और 6 month से लेके 2 years तक टोटलर। ठीक है। 2 years onwards child। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? फीटल ब्रेडिकार्डिया। क्या है ये? फीटल ब्रेडिकार्डिया। अब जैसा कि नाम है, हम पहले भी बताए हैं, ब्रेडिकार्डिया मतलब, ब्रेडी मतलब, ब्रेडी मतलब और कार्डिया। तो वैसे मत देखो यार कि हम नहीं बताया है। वही 2 शब्द आता है ना, एक टैकीकार्डिया और एक ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडी मतलब कैसे याद किया जाएगा इसको? ब्रेडी मतलब घटना होता है, टैकीकार्डिया मतलब बढ़ना। तो फीटस मतलब जब गर्भ में बच्चा 12 हफ्ता से लेकर जब तक डिलीवर नहीं हो जा रहा है, 40 वीक्स तक, इस बीच में बच्चे की धड़कन जब भी कम हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? फीटल ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। तो कितना हार्ट रेट होता है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है? 110 से 160।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी बच्चे का हार्ट रेट ग्रेटर देन 160 होगा तो इसको कहा जाएगा फीटल टैकीकार्डिया। क्या कहा जाएगा? टैकीकार्डिया। और अगर 110 के नीचे जा रहा है, लेस देन 110 बीट्स पर मिनट BPM, तो इसको क्या कहा जाएगा भैया? फीटल ब्रैडीकार्डिया। मतलब बच्चे का धड़कन क्या हुआ? कम हो गया। ठीक है। तो हम इस दिन में बताए थे कि ज्यादा होना फीटल टैकीकार्डिया किसी, ये इंडिकेटिव है फीटल टैकीकार्डिया का ऑक्सीजनेशन क्या हो रहा है? प्रॉपर है। मतलब बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। अगर टैकीकार्डिया हो रहा है तो ये अच्छा साइन है, बुरा साइन नहीं है। हमारे लिए डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा क्या है? ब्रैडीकार्डिया। अभी ब्रैडीकार्डिया भी ना 3 तरीके का होता है भैया। ठीक है। अर्ली डीएक्सेलरेशन, लेट डीएक्सेलरेशन एंड वेरिएबल डीएक्सेलरेशन। कम तीनों में होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट है अर्ली डीएक्सेलरेशन। मतलब क्या हो रहा है कि अच्छा, इतना जरूरी क्यों है हमको ये पता लगाना कि बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? ये क्यों इतना जरूरी है? बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन नहीं है तो बच्चे देख सकते हैं। भाई हमारे शरीर का जितना भी सेल है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइवल मुश्किल है उसका। वो अगर ड्यूरिंग डिलीवरी जो मेजर चीज है जो अफेक्ट कर रही है बच्चे को, वो ये कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जब बचकानी सिकुड़ रहा है उस समय प्लेसेंटा कितना ऑक्सीजन दे पा रहा है बच्चे को, इसी का मेन जो है महत्व है। तो अब अगर ऑक्सीजनेशन कम जाएगा बच्चे को ब्लड में तो क्या होगा? उसके सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन की कमी से एसिड बनेगा ना जी। जो उसके सेल के अंदर ग्लूकोज है उसको, तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो नॉर्मल पाथवे नहीं चुनेगा ऑक्सीजन वाला। नतीजा क्या होगा कि उसके सेल के अंदर एसिडोसिस बढ़ेगा और वो एसिड उसके बॉडी में, उसके खून में एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा। और ऐसा ही बच्चा हमारा जब पैदा होगा तो रोएगा, ठीक है ना? क्योंकि जो एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस की वजह से जो उसका रेस्पिरेटरी सेंटर है, ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, क्या होगा? सप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। और यही कारण होता है कि बच्चा रोता नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चा क्यों नहीं रोया है पैदा होकर। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं रोया है? मैं वो तो डिफरेंट चीज का छोड़ो। अभी हमको इतना बताओ कि बच्चा पैदा हुआ नहीं रोया, उसका कारण तुम लोग को समझ में आ रहा है? अगर किसी भी कारण से बच्चा फीटल ब्रैडीकार्डिया में गिरा रहा है तो इसको समय से पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम फीटल ब्रैडीकार्डिया को पहचान लेंगे तो बच्चे में हाइपोक्सिया वाली कंडीशन हम नहीं आने देंगे इसको। क्योंकि हाइपोक्सिया में अगर बच्चा ऑक्सीजन की कमी में गया तो उसकी वजह से क्या होगा? एसिडोसिस होगा उसके अंदर, और एसिडोसिस के अंदर जब वो बच्चा पैदा होगा तो क्राई नहीं करेगा, डिड नॉट क्राई इमीडिएट, ठीक है? तुरंत रोएगा नहीं, तुरंत नहीं रोएगा तो उसका हाइपोक्सिया और क्या होगा?
बढ़ जाएगा, इसको और फर्दर बढ़ा देगा हाइपोक्सिया को, और लीडिंग टू एसिडोसिस क्या होगा उसका, और बढ़ेगा। और एसिडोसिस अगर बढ़ेगा तो सेल के लिए ये माहौल अच्छा होगा कि बुरा होगा? सेलुलर डैमेज ज्यादा होगा, उसके ब्रेन के सेल्स क्या होंगे, ज्यादा डैमेज होंगे। अच्छा, इसी में एक दूसरा कैटेगरी है कि एसिडोसिस है लेकिन उसके बावजूद ये रोया, क्राई इमीडिएट, लेकिन ड्यू टू हाइपोक्सिया और एसिडोसिस उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स के कुछ सेल क्या है, स्वेलिंग में जाएंगे विद इन 6 to 24 आवर्स। तो ये सेम प्रेजेंटेशन ऐसे ही बच्चों की तरह प्रेजेंट करेगा, क्लिनिकल फीचर जस्ट लाइक HIV। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा हमारा रो दिया तो वो HIV की तरफ नहीं जा पाएगा, तब भी जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चा अभी तुम देखो दोनों रोया हुआ है पैदा होने के बाद, और उसके बाद भी हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी में दोनों बच्चा गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बच्चा जब गर्भ में रहा फीटस के दौरान, इसके ऑक्सीजन की कमी इसमें हुई। अच्छा, अगर काबिल गायनोकोलॉजिस्ट रहती, ऑब्स्टेट्रिशियन जो है काबिल रहती, तो इन बच्चों को इस स्टेज में जाने से बचा सकती थी कि नहीं? क्या करती भाई? तो जब दर्द शुरू हुआ, जैसा हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान देखा कि नली पारा वुमेन में कितना देर मैक्सिमम पेन होना चाहिए भाई? जो फर्स्ट स्टेज है वो अधिकतम कितना देर जाना चाहिए? 20 घंटा। तो इसका मतलब कि अगर 20 घंटा से ज्यादा फर्स्ट स्टेज गया तो वो क्या करती? बच्चे का हार्ट रेट मॉनिटर करती, CTG करती इसका, ठीक है। और CTG में जब अर्ली डीएक्सेलरेशंस आने शुरू हो जाते हैं तो वो इमीडिएटली क्या कर देती? सीजर करके बच्चे को निकाल देती, तो बच्चा हमारा हाइपोक्सिया के अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो इन दोनों बच्चों में जो पहला वाला बच्चा है वो फुल टर्म बच्चा है। फुल टर्म के बावजूद उसका फर्स्ट स्टेज कितना देर का हुआ? 36 आवर्स। नतीजा बच्चा कहाँ गया भैया? हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, रोया तो, लेकिन उसके बावजूद कहाँ चला गया? HIV लाइक सिम्टम्स। और जो दूसरा बच्चा है वो तो पोस्ट टर्म बच्चा है। पोस्ट टर्म बच्चा किसको कहा जाता है जी? टाइम कहाँ तक है? 40 वीक तक, और वो है 42 वीकर, मतलब कि अपने समय से 2 हफ्ता ऊपर गया है। तो देखो जब ऊपर बच्चा जाएगा ना तो एक घटना और होगी यहाँ पे। क्या होगी कि ये है माँ का बचकाना, के अंदर आपका बच्चा है, और ये है हमारा अम्बिलिकल आर्टरी जो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसे ही 40 वीक्स प्लस होता है, 40 वीक में ऐड होना शुरू हो गया और लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये जो दीवार है स्पून की नली की, ट्यूनिका मीडिया जो होती है, ये टूटने लगती है, ठीक है ना। टूटने का सेंस क्या है कि अगर ये नॉर्मल टाइम में 10 लीटर ऑक्सीजन दे जा रही है बच्चे के अंदर पर मिनट, तो जितना 40 वीक प्लस होते जाएगा इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन ढोने की जो क्षमता है वो क्या होगी? घटती जाएगी। 7 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा 40 वीक का है और उससे ऐड होते जा रहा है, 40 वीक से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बढ़ते जा रहा है, तो
वो नेचुरली हाइपोक्सिया में जा रहा है बच्चा। उसके अंदर जितना ऑक्सीजन का जरूरत है उतना तो पहुंच ही नहीं पा रहा है उसके अंदर। डेली उसके ऑक्सीजन जो उसके अंदर पहुंच रहा है वो कम पहुंचते जा रहा है। और ऐसी स्थिति में बच्चा अपनी गतिविधि कम करके, पहले तो अपनी एक्टिविटी कम करके उस ऑक्सीजन की कमी को मेंटेन करना चाहता है कि कम ऑक्सीजन है तो हम कम ही खर्च करें। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जहाँ पे बच्चा चाहे अपनी एक्टिविटी बिल्कुल डाउन कर दे, स्लो डाउन कर दे, फिर भी इस ऑक्सीजन की कमी को वो मतलब उस कम ऑक्सीजन में अपना जरूरत पूरा नहीं कर पाता, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इस स्टेजेस में जब 40 वीक प्लस होता है तो हम लोग घरेलू उपाय क्या बताते हैं कि भाई सीटीजी तो हर जगह है नहीं, तो क्या घरेलू उपाय बताते हैं औरत को कि तुम ध्यान रखना बच्चा चल रहा है कि नहीं। वो क्यों भाई, अगर ऑक्सीजन 10 लीटर से 7 लीटर गया, 6 लीटर गया, 5 लीटर गया, तो जहां तक बच्चा कंपनसेट करेगा वहां तक उसकी चाल जो है दिन भर में 10 बार तो मिलेगी। कितना? 10 टाइम्स पर डे। अगर 10 टाइम्स पर डे से नीचे जा रहा है बच्चे का चाल, मतलब दिन भर में 10 बार से कम चल रहा है बच्चा, तो ये इंडिकेटिव है कि उसके अंदर घनघोर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और उस स्टेज में बच्चे में अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है और फर्दर आप इंतजार करना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या बचा? सीटीजी। आप सीटीजी के सहारे इंतजार करेंगे। ऐसे अगर अंदाज से इंतजार करेंगे तो बच्चा हाइपोक्सिया के चलते चला जाएगा चाहिए। ठीक है। तो अब जरा सोच के बताइए आप लोग कि ऐसा कौन कौन सा कारण है जो बच्चे को फीटल ब्रेडिकार्डिया में लेके जाएगा? क्या ऐसा कारण है? हाइपोक्सिया मेन कारण है, तो ऐसा कौन सा कारण है जिससे बच्चा हाइपोक्सिया में जाएगा? हम एक आध कारण तो हम ही बता दें, जैसे पोस्ट टर्म बेबी है, पोस्ट मैच्योरिटी है, प्रोलॉन्ग लेबर पेन। फर्स्ट बच्चा किस चीज का है? प्रोलॉन्ग लंबा लेबर पेन है। और दूसरा वाला काहे का है भैया? तो पोस्ट टर्म विथ PLP, पोस्ट टर्म भी है और प्रोलॉन्ग लेबर पेन भी है। और कारण बताइए, कारण पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉजेस। फर्स्ट कारण है, सेकंड कारण है, और भी कारण होगा। बताओ ऐसा कौन सा कारण होगा जिससे कि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बच्चा हमारा HIE की तरफ चला जाएगा? क्या ऐसा कारण हो सकता है? मदर लंबा पेन में रही तो बताएंगे। तो हम लोग हो गया प्रोलॉन्ग लेबर पेन। पोस्ट मैच्योरिटी है तो भी हो गया। प्री मैच्योर बच्चा जनरली करके हाइपोक्सिया में नहीं जाता है, जनरली नहीं जाता, तुम देखोगे भी नहीं। उसमें डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप करता है, उसमें हाइपोक्सिया डेवलप नहीं करता। पानी लंबा समय से गिरे। लीकिंग पीवी, अगेन लीकिंग पीवी, LPV, लीकिंग पीवी या ब्लीडिंग पीवी, BPV, अगर ग्रेटर देन 24 आवर्स, 24 घंटा जो ज्यादा से है, तो ये भी एक डिस्ट्रेस का क्या होगा? कारण होगा। क्योंकि जो लाइकर है वो लाइकर ही बच्चे को मूवमेंट में सहयोग कर रहा है। और इवन जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा इतना छोटा तो होता नहीं है, काफी बड़ा होता है। तो जो अगर इसमें पानी होता है ना तो प्लेसेंटा को मूव करना बनता है। प्लेसेंटा इजीली मूव करता है, तैरते रहता है। लेकिन अगर पानी गिर जाए, पानी कम हो जाए तो प्लेसेंटा उसमें मूव करेगा? ये स्टिक कर जाएगा कहीं ना कहीं और चिपकेगा अगर किसी दीवार से, तो अगेन जो ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी है इसका वो क्या होगा? घट जाएगा। घटेगा तो बच्चा इसी प्रक्रिया में फीटल ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा। और फीटल ब्रेडिकार्डिया अगर अर्ली डायग्नोस नहीं हुआ
तो हमारा बच्चा हाइपोक्सिया एसिडोसिस के रास्ते होते हुए एचआईवी की तरफ बढ़ जाएगा। और कारण बताइए, सोचो, सोच के बताओ। कॉर्ड अराउंड नेक हो तो ऑक्सीजन ना मिले एंड हो सकता है ऑक्सीजन नहीं मिले। कॉर्ड अराउंड नेक होगा तो ऐसा कर सकता है। जी और कारण बताओ। बच्चे की भीड़ आगे पहुंच जाए। अब बच्चा बेड़ा हो, ब्रिज हो, बिल्कुल ब्रिज बच्चा भी जाकर फंसेगा। कार्ड अराउंड नेक, ब्रिज हो, बच्चे का हेड बड़ा हो जी और माँ का हड्डी छोटा हो, तो इसको क्या कहा जाता है मेडिकल टर्म में? सिफेलो पेल्विक। माने सिफेलो मतलब बच्चा का हेड और पेल्विक मतलब माँ का कमर का हड्डी। डिस्प्रोपोर्शन है, मतलब जितना बड़ा हड्डी है उस रेशियो से बच्चे का सिर क्या है? बड़ा है। तो ये बच्चा निकलेगा नहीं यहाँ से बाहर, और निकलेगा नहीं और पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन में बच्चा क्या होगा? डिस्ट्रेस में जाएगा, और फिर उसकी वजह से जब स्ट्रेस चेक लेवल से ऊपर जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये फीटल ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है। और कारण बताइए आप लोग। हाइपर स्टिमुलेशन विथ ऑक्सीटोसिन। मान लो कि कोई खूब उठा, दबा के ऑक्सीटोसिन लगा, तो भी ये कंडीशन हो सकता है कि नहीं? कैसे होगा समझ में आ रहा है? हाइपर स्टिमुलेशन विथ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया और उस रेशियो में बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फीटल ब्रेडिकार्डिया में बच्चा जा सकता है। और बताइए। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स कर जाए, एक कंडीशन होती है अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, मतलब पानी यहाँ से फूटा, पानी लीक कर रहा है, तो जब आप डिजिटली यहाँ पे पाल्पेट किए तो आपको बच्चे का हेड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक रस्सी जैसा कॉर्ड टाइप का चीज मिल रहा है, तो मतलब बच्चे का हेड पीछे है और कॉर्ड क्या है? आगे है। इसको कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। और कॉर्ड के अंदर एक क्वालिटी होता है कि अगर बेटा वो बाहर आ गया ना और इसमें हवा लगा, बच्चे को मार देगा। अम्बिलिकल कॉर्ड अगर बच्चे से पहले बाहर आ गया तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? कॉर्ड प्रोलैप्स। और कॉर्ड प्रोलैप्स की स्थिति है तो जाहिर बात है कि कॉर्ड बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो उसमें ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन लगने के साथ प्रोलैप्स वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा तो क्या होगा? बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कम का बिल्कुल मिलेगा नहीं, बच्चा डेड कर जाएगा पेट में। एक इमरजेंसी होता है अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, इमीडिएट सिजेरियन करना पड़ता है। इमीडिएट मतलब विद इन 5 मिनट के अंदर बच्चा बाहर चाहिए, तभी बच पाएगा, नहीं तो ये अपने आप में मेडिकल इमरजेंसी है कॉर्ड प्रोलैप्स, ध्यान रखना। अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है तो जितना इमीडिएट आप फास्ट कर सकते हैं सर्जरी कीजिए। सर अगर मतलब कि भाई आप डिजिटल एग्जामिनेशन में गए, कॉर्ड यहीं पे आपको फील हो जाएगा। कॉर्ड हाथ में आएगा तो पता नहीं चल जाएगा कॉर्ड आ रहा है। और कोई भी ऐसा कंडीशन जो मदर में हाइपोटेंशन करे, मैटरनल
हाइपोटेंशन, मान लो मदर हार्ट की बीमार मरीज है, हार्ट फेलियर में है, दर्द की वजह से क्या चला गया, ब्लड प्रेशर उसका गिर गया। अब माँ का ब्लड प्रेशर गिरेगा नहीं तो इसमें प्रेशर मेंटेन रह पाएगा, और प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो बच्चे के अंदर उतना ब्लड या उतना ऑक्सीजन जाएगा जितना जाना चाहिए, और नहीं जाएगा तो बच्चा फीटल ब्रेडिकार्डिया में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो जी इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि जैसे ही आपको लगता है कि आपने डायग्नोस कर लिया कि फीटल ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, बच्चे का हार्ट रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप सबसे पहले मदर को करवट कराएंगे। करवट कराने से क्या फायदा होगा? एक साइड करवट देखो, हमारी जो मेन आर्टरी है ना, बीचों बीच गुजरती है। माँ अगर सीधी लेटी रहेगी तो जो हमारी एरोटा है वो दबता है बच्चे के वजन से, तो क्या होगा कि जितना ब्लड जाना चाहिए बच्चे के शरीर में वो नहीं जा पाता है। तो जैसे ही आप करवट कराइएगा ना, तो जो माँ के एरोटा पे जो प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें ब्लड फुली प्रेशर से जाएगा, बच्चे के पास ब्लड क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में पहुँचेगा, ऑक्सीजनेशन उसका बेहतर हो जाएगा। एक तो ये उपाय है। दूसरा, आप मदर को जो है फ्लूइड का बोलस लगाएंगे, नॉर्मल सलाइन। अगर उसका शरीर में वॉल्यूम के कमी की वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा रही है, वो हाइपोवॉल्मिया की वजह से उसका प्रेशर गिर रहा है, तो आप नॉर्मल सलाइन का बोलस लगाएंगी और माँ को ऑक्सीजन आप दे देंगी 100%। माँ को अगर आप ऑक्सीजन दे देती हैं मास्क से थ्रू, तो ब्लड में उसका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो वही ब्लड तो बच्चे के अंदर जा रहा है, तो बच्चे के अंदर के ऑक्सीजन बेहतर चला गया कि नहीं चला गया। और अगर ऑक्सीटोसिन चला रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन को क्या करिएगा, इसके अलावा कई बार टर्बुटालिन जो होता है उसको हम लोग इंट्रावेनस देते हैं, और टर्बुटालिन आईवी करने से जो यूट्राइन कंट्रैक्शन है, मतलब समझ लो ऑक्सीटोसिन का उल्टा काम करेगा। टर्बुटालिन हम लोग देते हैं तो सांस के नली को ढीला कर देता है, जो सिकुड़ाहट है उसको ढीला कर दिया, तो वही काम वहाँ भी करेगा। यूट्रस क्या है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसको क्या करेगा, इंजेक्शन आता है टर्बुटालिन का, तो जब रिलैक्स कर देगा तो इसमें प्रॉपर ब्लड का फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा कई बार अगर उससे भी नहीं होता है तो हम लोग एफेड्रिन का इंजेक्शन लगाते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। इंजेक्शन एफेड्रिन। देखो तो एक कारण और होता है, अगर किसी औरत का पहले सिजेरियन डिलीवरी हुआ हो और वो लेबर में जाए, प्रीवियस LSCS वाली पेशेंट, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रही है, तो इसमें यूट्राइन रैप्चर होने का चांसेस है कि नहीं है? और अगर यूट्राइन रप्चर हुआ तो ये भी अर्लीस्ट साइन फीटल ब्रेडिकार्डिया के रूप में बच्चे में एक कारण ये भी होगा फीटल ब्रेडिकार्डिया का। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाए। एक 22 साल की औरत है, G3P2 का मतलब क्या हुआ, तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है और 2 बच्चा हो चुके हैं, ये तीसरा बच्चा है। G3P2 वुमेन ऑट टर्म मतलब 40 हफ्ता पे है, इज इन लेबर प्रसव के दर्द में है, विथ ए सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर मतलब 4 अंगुल डायलेटेशन उसको है। इसका मतलब कि एक्टिव क्या हो गया है, हो गया है ना। द वर्टेक्स इज एट -3 स्टेशन। वर्टेक्स कहा जाता है ना, ये भी किसी दिन पढ़ाएंगे, यहाँ से ना
ये दूरी नापा जाता है हेड का, नीचे से कितना दूरी पर हेड है, जितना अंगुल पीछे रहता है कहा जाता है उतना -3 स्टेशन है, मतलब उतना माइनस स्टेशन। वैसे -3 स्टेशन पे ही कह रहा है ना, तो इसका मतलब कि बचदानी के मुंह से 3 अंगुल पीछे हेड है। अपॉन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, कई बार क्या किया जाता है कि जैसे डायलेटेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, फुल डायलेटेशन हो गया, अब बच्चे का हेड नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाता है कि बाहर से मेम्ब्रेन को फोड़ दिया जाता है, रप्चर करा दिया जाता है, ताकि जैसे पानी गिरेगा ना हेड आगे की तरफ आ जाएगा। तो वही एक बार आएगा ऑन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, बाहर से मेम्ब्रेन रप्चर कराने पर persistent fetal bradycardia to the 70 to 80 ppm range is noted for 3 minutes। तो ऐसा पाया गया कि 3 मिनट तक बच्चे का धड़कन क्या हुआ जी, 70 से 80 बीट पर मिनट तक चला गया। तो इस स्थिति में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो? तो जब भी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आप पल्पेट करके देख लेंगे कि कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा है ना। अगर कॉर्ड प्रोलैप्स नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, और अगर कॉर्ड प्रोलैप्स है तो क्या करेंगे, इमरजेंसी सिजेरियन में जाएंगे। वैसे एक नियम ही है कि अगर ना ये फीटल हेड इंगेज ना किया हो इसके नीचे तो मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं कराना चाहिए। मेम्ब्रेन रप्चर कराने का जो मैंने समझाया फार्मूला वो ये है कि जब आप नीचे से डिजिटल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और हेड आपको फील हो रहा है और फुल डायलेटेशन है, 2 घंटा हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है, सॉरी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एक्टिव फेज से आगे नहीं जा रहा, सेकंड स्टेज में नहीं जा रहा है, तब मेम्ब्रेन रप्चर कराना चाहिए। बच्चा ऊपर हो तो नहीं कराना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, देखिए आप लोग,